हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेरी बिग गुड मॉर्निंग। आज हमारा इकोनॉमी का क्लास आप लोगों के सामने है। क्लास नंबर 17। रेगुलर क्लासेस आप लोगों को इकोनॉमी की प्रोवाइड कराई जा रही है। इकोनॉमी को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे आप इस पे अपने दिमाग को बेहतर दिशा दे सकते हैं इकोनॉमी के लिए, उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस क्लास में ना केवल इकोनॉमी आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं, बल्कि आपको एक समझ विकसित हो रही है आपकी कि आप कैसे, जब एक बुक पढ़ते हो जो इकोनॉमी का होता है और उसमें जब कोई ऐसा शब्द आ गया, मान लो आ गया वेवलेन प्रभाव, एक शब्द आ गया वेवलेन इफेक्ट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप नए हैं तो। इसलिए वैसे विद्यार्थी जो लगभग परेशान रहते हैं, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, पेड कोर्स ले लिया, लेकिन फिर भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट है। सारा क्लास देखना अच्छे से। क्लास नंबर 17 है आज। जो भी चीजें आप लोगों को मैं यहां बताऊंगा बहुत सटीक बताऊंगा और सब एनसीईआरटी का निचोड़ रहेगा। जितना भी चीज आप यहां पर देखोगे सब एनसीईआरटी का निचोड़ होगा। तो आज यहां पे सबसे पहला जो पॉइंट है, वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज, ये क्या है। देखो, इकोनॉमी में 1991 की स्थिति जब थी, भारतीय अर्थव्यवस्था में खाड़ी युद्ध चल रहा था और भारत के पास विदेशों से आयात करने के लिए जो पेट्रोल होता है या वस्तु होता है, उसके लिए भारत के पास पैसे नहीं थे। यानी भारत की भुगतान संतुलन की जो स्थिति है वो गड़बड़ाई हुई थी। उसी वक्त एलपीजी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट किया गया भारत के। यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, G4 ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के तहत ही आपको बता दें कि ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट सामने आया। सबसे पहले मार्शल मकलुहान ने वैसे स्थिति को ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण दिन प्रतिदिन दुनिया के लोग आपस में एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। आप देखोगे कि जैसे ही वैश्वीकरण को भारत ने अपनाया या किसी भी देश ने अपनाया, तो वहां पर तकनीक पहुंचा, वहां पे अन्य देशों के शिक्षा पहुंचे, नीति पहुंची, संसाधन का प्रयोग कैसे किया जाए, ये सारी जो विषय है वो अपने साथ उस देश में लेकर, विचारों को लेकर प्रवेश किया। अब इसी में जब एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से जुड़ने लगे, जानने लगे, तो इसी को माना गया वैश्विक गांव। क्या माना गया? वैश्विक गांव। ठीक है। तो ग्लोबल विलेज आप याद रखना, ये जो नाम मार्शल मकलुहान का, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी का क्लास आप लोगों को रेगुलर मिलेगा, इसलिए रेगुलर क्लास पे अटेंड, फोकस बनाए रखना। बीच बीच में अगर आपको कुछ जानकारी अलग से चाहिए, कमेंट करना। कमेंट करोगे, आपको रेगुलर मैं अपडेट देता रहूंगा और ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा। ठीक है। वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन इफेक्ट क्या होता है? जब उपभोक्ता किसी वस्तु की गुणवत्ता उसकी कीमत के आधार पर निर्धारित करता है तो उसे वेवलेन इफेक्ट कहते हैं। यानी कि मान लें किसी वस्तु का कीमत जो है 500 है। कितना? 500। और इसी सेम वस्तु का ब्रांड चेंज हो गया, उसका कीमत है 50 रुपया। तो कीमत क्यों बढ़ गया? क्योंकि ब्रांड था, उसकी वैल्यू थी, इसलिए 500 रुपया, वही बस। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेन इफेक्ट। व्यापार शेष अगला पॉइंट है। व्यापार शेष। व्यापार शेष क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड।
यानी भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दो तरीके का होता है, एक चालू खाते का भुगतान संतुलन और एक पूंजी खाते का भुगतान संतुलन। ये होता क्या है? एक देश है जो आयात और निर्यात करता है, ठीक है, क्या कर रहा है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये देश क्या क्या चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है? गुड्स यानी कि माल का, सर्विसेज यानी कि सेवाओं का। जैसे भारत जैसे देश जो है आईटी सेक्टर में सर्विस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते हैं। अब मान लीजिए आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा जाएगा, यानी आपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, तो मान लो आपने कुछ वस्तु खरीदा तो आपने $1 क्या किया? पेड किया। कुछ वस्तु आपने बेचा तो $1 मान लीजिए आपको मिला। इस तरीके का एक बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, ट्रेड बैलेंस शीट, और उसमें लास्टली देखा जाता है कि आप सरप्लस में हैं या माइनस में हैं। भारत में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो अक्सर घाटे में रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग निर्यात कम करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं। मान लो हम लोग आयात करते हैं ₹100 का, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, ₹100 का, तो निर्यात मात्र हम लोग कर पाते हैं ₹25। ये याद रखना। इसीलिए हम लोगों का भुगतान संतुलन क्या रहता है? हमेशा घाटे का भुगतान संतुलन होता है। अब ये भी दो तरीके का होता है, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। चालू खाता में वैसे चीजों का लेखा जोखा किया जाएगा जो दृश्य अदृश्य है, वस्तु एवं सेवाओं का, जो छोटा अमाउंट का चीज है, ठीक है। लेकिन पूंजी खाता में किसका करेंगे? जैसे एफडीआई, कोई बड़ी कंपनी आके यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो वो जो पैसा का ट्रांसफर होगा, जो भी होगा, वो कैपिटल अकाउंट में होगा, ठीक है। तो यही सबका जो लेखा जोखा तैयार किया जाता है उसको व्यापार शेष कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि आप जो व्यापार कर रहे हो आयात निर्यात, उसमें आपका संतुलन कैसा है ये देखा जाता है, ठीक है। अगला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, FER। देखो, कोई भी देश है, किसी भी कंट्री के पास जो गोल्ड होता है, उसके पास जो उपलब्ध गोल्ड है, या जो भी उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, उसी को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसी को क्या बोला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। याद रखना इस चीज को। सारे लोग, जितने भी लोग हैं, 100 लाइक का टारगेट है, ठीक है। 100 लाइक टोटल जाना चाहिए। वॉइस हो सकता है अभी नहीं गया हो। 100 लाइक का टारगेट है। सारे विद्यार्थी लाइक जरूर करना वीडियो को, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए इकोनॉमी की क्लास ले रहा हूं। तो यहां पे क्या है, मैंने बताया जितना किसी भी देश के पास गोल्ड है, ठीक है, और विदेशी मुद्रा डॉलर, वही उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ। अगला पॉइंट है स्वीट शेयर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समझ गए। स्वीट शेयर क्या है? स्वीट शेयर ये क्या है? स्वीट शेयर से तात्पर्य ऐसे शेयर से है जो कंपनी के कर्मचारियों या किसी अन्य रियायती मूल्य पर आवंटित किए गए हो। फिर कोई प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार कंपनी को उपलब्ध कराने या कोई अन्य संवर्धन कराने की एवज में निःशुल्क या रियायती मूल्य पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया हो। सेबी ने विशेष श्रेणी के शेयर के लिए 3 वर्ष का लॉक इन पीरियड निर्धारित किया है। सेबी क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉक इन पीरियड का मतलब हुआ कोई शेयर आपने खरीदा, उसको 3 साल के लिए लॉक कर दिया गया। आप इस शेयर को 3 साल के लिए, 3 ईयर, 3 साल के लिए आप इस शेयर को ना सेल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपका होगा। अब इसी में स्वीट शेयर जो है वो क्या हुआ कि एक ऐसा शेयर जो कंपनी का कर्मचारी खुद से
दिया हो, कंपनी ने उसे कुछ अलग से रियायत दिया हो, वो शेयर स्वीट शेयर कहलाता है। सिंपल इस चीज को समझिएगा। या फिर मान ले किसी भी तरह का आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसके एवज में, उसके रियायती में कुछ शेयर दिया गया हो किसी व्यक्ति को कि भाई आप एक काम करो, आपको आपका जो फेस वैल्यू है बहुत ज्यादा है मार्केट में, आपको मैं आपको कंपनी का 50 शेयर देता हूं अपने कंपनी का, आप मेरे लिए ऐड कर दो। वो स्वीट शेयर हुआ, ठीक है, उसमें पैसा नहीं लगा। अगला पॉइंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सम विभाग निवेश। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा तो क्लास ऐसा नहीं स्किप करके भाग जाना, कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना, चीज को ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? वित्तीय विपत्रों में अंतरराष्ट्रीय निवेश को सम विभाग निवेश कहते हैं। दूसरे शब्द में, जब एक देश के निवेशक दूसरे देश की कंपनियों के अंश, ऋण पत्र, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज में धन लगाते हैं तो ऐसे निवेश को सम विभाग निवेश कहते हैं। यानी मान लो एक व्यक्ति है ए, जो कि अमेरिका का नागरिक है, कहां का? यूएसए का। वो इंडिया में आता है और किसी आता क्या है, वो वहां से बैठ के भी लगा सकता है पैसा। वो भारत के टाटा के कंपनी में, मान लीजिए टाटा कंपनी में शेयर में पैसा अपना लगाता है। तो ये क्या किया, ये शेयर में पैसा लगाया, ये कभी भी यहां से क्या हो सकता है, भाग सकता है, ठीक है, शेयर को सेल आउट कर सकता है। इसी को बोला जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये एफडीआई नहीं है, ये एफडीआई नहीं है, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जहां पे एक दूसरे देश का नागरिक यहां के किसी भी कंपनी में अपना जो है शेयर अंश खरीद सकता है, तुरंत उसे बेच भी सकता है, जितना उसे प्रॉफिट लेना है उससे वो निकाल सकता है। एफडीआई में क्या होता है कि दूसरे देश का कंपनी या नागरिक यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उत्पादन यहाँ पे करेंगे, फिर दूसरे देश में आयात निर्यात जैसा करना है वो करेंगे, या इसी देश में बेचेंगे, इसको एफडीआई बोलते, ठीक है। साख संकुचन, साख संकुचन ये क्या है? देखो साख संकुचन जो है ये क्या है? साख संकुचन का मतलब हुआ कि आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक भारत का मार्केट से जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों का, उसको आदेश देगा कि आप जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए, ताकि मार्केट में लोग लोन कम ले, लोन कम लेगा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, जब पैसा कम जाएगा तो जो महंगाई है वो कंट्रोल होगा। ये तब किया जाता है जब इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई होता है। साख संकुचन यानी मार्केट से पैसा संकुचित करके केंद्रीय बैंक की तरफ धकेला जाए, ये केंद्रीय बैंक भारत का आरबीआई के द्वारा किया जाता है। देखो कमेंट करना, कुछ चीजें हो सकता है कुछ टर्म्स आप लोगों को नहीं समझ में आए, घबराना नहीं है इस चीज, रेगुलर आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं घबराना इस चीज से। जो भी है खुल के, एक बच्चे ने कमेंट किया सर क्लास कहीं रोक तो नहीं ना देंगे बीच, बिल्कुल नहीं, क्लास मिलते रहेगा, आप लोगों को कंटिन्यू क्लास मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगला, ज्वाइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में लगाए गए उद्योग में सरकार व निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों का संयुक्त दायित्व होता है। जैसे संयुक्त क्षेत्र जो है भारत में, एक दो का नाम बताएंगे, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है ए, इसमें भारत सरकार का भी पैसा लगा हुआ है और प्राइवेट कंपनी का भी। जैसे देखो एलआईसी जो है, इसमें अभी 10% का शेयर जो है सरकार चाहती है कि बेच ले, ठीक है। अब 10% का जो शेयर बिकेगा वो कोई प्राइवेट कंपनी ही लेगी, कोई प्राइवेट कंपनी ही लेगी। इस चीज को बोला जाता है विनिवेश, यानी विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब कोई कंपनी में सरकार का भी पैसा लगा रहता है, कोई प्राइवेट व्यक्ति का भी पैसा लगा रहता है, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसी को बोला जाता है संयुक्त उद्यम।
अगला पॉइंट है पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, पीएसयू या पब्लिक सेक्टर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये क्या है? जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, केवल और केवल सरकार का पैसा, सरकार का कर्मचारी। जैसे रेलवे क्या है, या सेल, गेल, भेल, भारत में कंपनियों, ये सब का नाम सुने होंगे, तब ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है। जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट है। सॉफ्ट लोन, अगला टर्म क्या है? सॉफ्ट लोन। पूरा क्लास देखोगे। जिस ऋण को कम ब्याज या लंबी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है उसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। लंबी अवधि भी मिल गई, आसान शर्त भी है और कम इंटरेस्ट रेट है, उसको हम लोग सॉफ्ट लोन, यानी कि आराम से आपको मिल गया। आप देखते होंगे कभी कभी कॉल भी आ जाता है आप लोगों को कि भाई आपका बैंक अकाउंट है, आपके अकाउंट में इतना लोन अप्रूवल हुआ है, क्या आप लेना चाहते हैं? अगर बैंक में अकाउंट होगा, ट्रांजेक्शन होती होगी तो। अगला है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी कायम रहती है। यानी कि एक तरफ महंगाई भी देखने को मिल रहा है और एक तरफ मंदी भी देखने को मिल रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अगला पॉइंट, वीडियो को एक दो बार देखना, अगर ना समझ में आए वीडियो आराम से देखोगे चीजें समझ में आएगी। कभी कई बार होता है स्किप हो जाता है, वो चीजें मत होने देना। अगला पॉइंट, सेमी बोम्बला। सेमी बोम्बला, सेमी बोम्बला ये क्या है? किसी देश के अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र जिसके द्वारा कालाधन, ब्लैक मनी, मुद्रा प्रसार, कीमत वृद्धि आदि आर्थिक समस्याओं को सुलझाने हेतु सुझाव उसमें होते हैं, उसे ही सेमी बोम्बला कहते हैं। यानी कि देश में बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का टीम बैठेगा, ब्लैक मनी कैसे आए, ठीक है, उसका एक प्रपत्र रेडी होगा, प्रोजेक्ट रेडी होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी बोम्बला। ठीक है। अगला पॉइंट, शुद्ध पुनरुत्पाद दर या शुद्ध प्रजनन दर। शुद्ध प्रजनन दर ये क्या बता रहा है? शुद्ध प्रजनन दर बताता है कि किसी भी देश में, किसी भी देश में महिलाओं की प्रजनन दर, यानी एक मां अपने पूरे जीवन कार्यकाल में कितने बच्चे को जन्म दे सकती है। जैसे भारत में अभी एन एवरेज 2 है, 2.1 है ना, हर माँ बाप के 2 बच्चे देखने को मिलते हैं। इससे पहले 3 था, उससे पहले 4-5 था। फर्टिलिटी रेट इसको कहते हैं, ठीक है, प्रजनन दर, इसे याद रखना। अगला पॉइंट, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, मेरा नंबर है 777999221, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये कुछ देशों को प्राप्त होता है जिनका क्रेडिट उस देश में अच्छा होता है, तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा निकाल सकते हैं, है ना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की मौद्रिक संपत्ति जो उनके अंतरराष्ट्रीय रिजर्व का हिस्सा होता है उसे SDR कहते हैं। 1 दिसंबर 1971 से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के समस्त लेन देन विशेष आहरण अधिकार के रूप में व्यक्त किए जाने लगे हैं। यानी कि मान लो आपके देश में भारत का ही IMF में पैसा रखा हुआ है, तो मान लीजिए वहां पे 100 रुपया भारत का रखा हुआ है, एक उदाहरण दे रहा है, $100 रखा हुआ है, रुपया नहीं, $100 रखा हुआ है, तो भारत वहां से पैसा निकाल सकता है, लेकिन 100 का 100 पूरा नहीं, 10-20 जैसा भी उसे जरूरत पड़े पैसा वो निकाल सकता है। 1 जनवरी 1981 से SDR का मूल्य 5 बड़े निर्यातक देश में कौन कौन से
आपके जो मूल्य है, यूएस डॉलर सबसे ज्यादा, फिर मार्क, फिर येन, फिर फ्रांस, फिर पाउंड स्टर्लिंग, ये सब मुद्रा वहां पर जो है वहां के बास्केट में शामिल है। भारत का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का जो स्पेशल ड्राइंग राइट है या भारत का जो वहां रिजर्व पैसा है वो अभी आज की डेट में कितना बिलियन? आई थिंक 700 से 800 बिलियन डॉलर वहां पर भारत का होना चाहिए। ठीक है, ये करंट अफेयर का चीज है, इसे एक बार सर्च कर लेना। अगला पॉइंट है सस्ती मुद्रा, चीप मनी। वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर पर प्राप्त किया जाए सस्ती मुद्रा कहलाती है। अभी जैसे सॉफ्ट लोन आप लोगों को बताएं, उसी तरह चीप मनी है, यानी आराम से जो लोन प्राप्त हो जाए उसे चीप मनी बोलेंगे, सॉफ्ट लोन बोलेंगे। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी इंग्लिश में ही समझना, कोलैटरल सिक्योरिटी ऋण की सुरक्षा के दृष्टिगत प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त ऋणों से प्राप्त की जाती है। क्या है? ऋण की सुरक्षा के दृष्टिगत प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त जो ऋण प्राप्त किया जाएगा उसे कोलैटरल सिक्योरिटी हम लोग कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है इसमें प्रतिज्ञा पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना व वाहक बंधक पत्र आदि शामिल होते हैं। सरकारी प्रतिभूति सिंपल समझना, जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी रहता है वही है आपका क्या? सरकारी प्रतिभूति। जैसे मान लीजिए आपने सरकार से कुछ खरीदा तो सरकार का जो प्रतिज्ञा पत्र है वो आपके लिए क्या है? सिक्योरिटी है। जैसे गोल्ड का जो सोवरेन बॉन्ड होता है उसमें गवर्नमेंट आपको बाकायदा लिख के देती है। ठीक है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसी को कहा जाता है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड आज तो डाक विभाग हो चाहे बैंक हो, सारे जगह स्मार्ट कार्ड यूज किए जा रहे हैं। सारे जगह स्मार्ट कार्ड यूज किए जा रहे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है ना, ये सारा क्या है? स्मार्ट कार्ड है। यानी प्लास्टिक मनी जो है आपके पास ये सब स्मार्ट कार्ड है। एटीएम वगैरह जितना आप देख रहे हो सब स्मार्ट कार्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड, ये क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड, स्वर्ण मान। स्वर्ण मान क्या है? देखो, मान लें आपके पास गोल्ड है 50 के और एक नंबर यानी कि टैक्स पे करके आपने ये गोल्ड लिया है। स्वर्ण मान क्या होगा? इसे आप इंडिया में लिए तो मान लीजिए आपको इसका टोटल जो प्राइस आया 7.5 करोड़। ठीक है, अब ये 7.5 करोड़ 50 केजी अगर गोल्ड का प्राइस आ रहा है तो आप अगर फॉरेन कंट्री में इसे आप बेचेंगे तो इसी 50 करोड़ के एवज में आप अगर डॉलर में चाहते तो डॉलर में आपको प्राइस मिलेगा। वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि विदेशों में जो है सोना बहुत सस्ता मिल रहा है, भारत में महंगा मिल रहा है, नहीं। यहाँ रुपया में खरीद रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है, वहां डॉलर में खरीदेंगे तो इतना ही पेमेंट आपको करना होगा। वही जो मान है कि आपके यहाँ जो जो वैल्यू है गोल्ड का वही वहां पे भी वैल्यू है। जो पैसा आपने यहां लगाया है रुपया में वहां डॉलर में लगा। बेचना चाहेंगे तुरंत बिकेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन उसके लिए नियम कानून है, उसी के दायरे में चीजें बेची जाती हैं या खरीदी जाती है। देखते होंगे विदेशों से लोग जाते हैं एक चेन खरीद के लाते हैं, 5-7 हजार रुपए का अंतर आता है मान लो, और चेन पहन के आ जाते हैं। 10 ग्राम का चेन अगर इंडिया में लेते हैं तो आज की डेट में लग जाएगा 90,000 रुपया लग जाएगा, लेकिन वही 10 ग्राम का चेन अगर विदेशों में लिया जाए 80,000 में मिल जाएगा। वहां भले ही डॉलर में पेड करेंगे या उस देश की करेंसी के अकॉर्डिंग पेड करेंगे, लेकिन रेट लगभग सेम मिलेगा। इसी ही कहते हैं स्वर्ण मान। सूचकांक इंडेक्स क्या होता है? जैसे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, एचडीजी इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? सूची, विषय सूची। एक लिस्ट बना हुआ है कौन सा देश का कौन कौन रैंक है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, उसी को इंडेक्स बोला जाता है। तो देखना इकोनॉमी पढ़ते समय इंडेक्स शब्द भी बहुत आता है, इसलिए घबराना नहीं है।
क्लासेस आप लोगों का रेगुलर चल रहा है। इकोनॉमी का क्लास जो चल रहा है आपका 5 बजे, वो टाइम पे आप लोगों को अभी मिल रहा है, ठीक है। अगर कुछ क्लासेस अभी मिस हो रही हुई कोई बात नहीं है, 5 बजे इकोनॉमी की क्लास होती है, 7 बजे मेंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिया जा रहा है, 8 बजे आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट होता है, 10 बजे हिस्ट्री का क्लास होता है, करंट अफेयर 12 बजे होता है। रेगुलर बस आप लोग क्लास में बने रहिए, आप लोगों को सारा क्लास धीरे धीरे प्रोवाइड कराया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।